ब्रोकर बोलने में बहुत सारे जो है हम रिपोर्ट्स जो आती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनको खंगालने की कोशिश करते हैं। नतीजे हैं, नतीजों के बाद जो आ रही है रिपोर्ट्स, उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कुछ एक शेयरों पे बातचीत करते हैं। हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। हर्ष, आज बताइए कौन सी कंपनी लेकर के आए? जी, तो देखिए सबसे पहले स्विगी की हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर्स आए उसके बाद स्विगी को लेकर हमने दो तरह के रिपोर्ट्स लिए, क्योंकि एक जो है काफ़ी तेज़ी दिखाती है, दूसरी काफ़ी डाउनसाइड दिखाती है। तो जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की सलाह दी है और 540 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मैक्वेरी की बात करें, अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और 260 रुपये का टारगेट दिया है। तो सबसे पहले हम जेपी मॉर्गन की बात कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन का साफ तौर पर कहना है कि जो क्विक कॉमर्स बिजनेस में जो लॉस हुआ है वो उम्मीद के मुताबिक है, जितनी उम्मीद जताई जा रही थी उसके हिसाब से हुआ है। लेकिन यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि फूड डिलीवरी जो है, अगर आप बिजनेस को देखें, जो आप रेवेन्यू की बात करें या मार्जिन्स की बात करें, ये ठीक रहे। इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। यहाँ तक कि मार्जिन्स में अगर आप देखें तो सपोर्ट जो है 40 बेसिस पॉइंट का भी बढ़ता हुआ दिखा है। फूड डिलीवरी ग्रोथ में 18% का YoY का जंप भी देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करें मैक्वेरी की, तो मैक्वेरी ने कुछ पॉइंट्स गिनवाए। इनका साफ तौर पे कहना है, देखिए सबसे पहले तो क्विक कॉमर्स में बिजनेस में जो लॉस हुआ है वो एक बड़ा कंसर्न है। अगर इन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मार्जिन लॉस के हिसाब से देखें तो हर एक डिलीवरी पे 30 रुपये का नुकसान कंपनी झेल रही है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि 3 से 5 क्वार्टर्स में ब्रेक इवन होने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर देखने को मिल सकता है। साथ ही इनका कहना है जो फ्री कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव हो गया, 1500 करोड़ के नीचे आ गया है और कंपनी के लगातार जो खर्चे हैं वो भी अभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पे भी कॉस्ट जो है वो कट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स के हिसाब से इन्होंने ये टारगेट्स सेट किए। बड़ा मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब बिल्कुल विपरीत स्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक 540 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल रहा है, ओवरवेट की रेटिंग जेपी मॉर्गन दे रहे हैं और 320 का भाव देखने को मिल रहा है। दूसरी बिल्कुल उससे विपरीत जो है, लगभग आधा 260 का टारगेट निकल के आ रहा है। अभी बीच में चल रहा है 320 के आसपास का भाव। यहाँ पर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.5% की मजबूती। सर, स्विगी को लेकर के चिंताएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो तरह के लक्ष्य निकल के आए हैं। आप किस तरफ जाना चाहेंगे? सही बात है। अगर एज ए इन्वेस्टर्स अगर दोनों रिपोर्ट्स अगर कोई पढ़ेगा तो ये लेने के लिए एडवाइस है या बेचने के लिए एडवाइस है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मेरे हिसाब से सेक्टर बहुत हाई कंपटीशन जोन में जा रहा है। एटर्नल जो जोमेटो है या स्विगी है या अनलिस्टेड में जो जेप्टो है या बहुत सारे जो कंपनियां हैं, या शायद अमेजोन भी इसमें आने की कोशिश कर रहा है, रिलायंस भी इसमें आने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसे जो नंबर से जो कैश बंद है वो आते रहेंगे। बट टाइम बिंग जोमेटो और स्विगी दोनों ही स्टॉक्स है जो लिस्टेड है और बड़े मार्केट शेयर ये दोनों ही कवर करते हैं, ये क्विक कॉमर्स में हो या फूड डिलीवरी में हो। एज ए पोर्टफोलियो मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिजल्ट्स को शायद इमीडिएटली नजर अंदाज करना चाहिए उसको, क्योंकि पता ही है कि ये कैश बर्न काइंड ऑफ बिजनेसेस है। यहाँ पे मेन फोकस है कितना बड़ा उसका रेवेन्यू ग्रोथ बनाए, मार्केट शेयर कितना बड़ा बनाए, आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी कितनी जल्दी आने वाली है, बिकॉज वो फोकस ज्यादा रहेगा। और शॉर्ट टर्म में रिस्क तो वॉलेटिलिटी रहेगी इसके अंदर। मेरा एडवाइस रहेगा इन्वेस्टर्स को, किसी को भी अगर ये रिपोर्ट देख के खरीदना है तो मुझे लगता है कि एवरी डिप पे ऐड करना चाहिए। बट स्विगी नहीं, जोमेटो भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोनों पोर्टफोलियो में रहेगा तो बिकॉज इंडस्ट्री तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अगर पॉजिटिविटी आती है इंडस्ट्री में तो दोनों में आएगी, अगर नेगेटिव आती है तो दोनों में आएगी। तो मुझे लगता है कि दोनों पोर्टफोलियो में होना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जी, चलिए, तो ये बात निकल करके आई है। अगली कंपनी पे फोकस करते हैं, हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष, बताइए। जी, अगली कंपनी जो है वो बैंक येस बैंक है और तमाम निवेशक नजर गड़ाए बैठे थे और आज स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी दो रिपोर्ट्स हैं और यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं एक ही बात कहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टेक की बात करें, बिकवाली की सलाह है, 17 रुपये के टारगेट्स दिए गए हैं। मॉर्गन स्टैनली की बात करें, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग और 15 रुपये के टारगेट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जबकि स्टॉक में जो है एक अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। देखिए, शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद यहाँ पे साफ तौर पर रिपोर्ट आई कि जो यहाँ पर कंपनी है जापानीज सुमितोमो मुत्सुई, वो यहाँ पर खरीदारी कर रही है 20% का स्टेक का, और यहाँ पे एसबीआई जो अपना 13% का स्टेक बेच के निकलेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर खबर क्या है, जो रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे माने तो इनका साफ तौर पे कहना है, सबसे पहली चीज़ इनका कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग सिस्टम में कहें तो डील है जो क्रॉस बॉर्डर होती हुई दिखी है इक्विटी के हिसाब से अगर आप देखा जाए। दूसरी चीज़ इनका कहना है यहाँ पे साफ तौर पे कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसमें कोई बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा, जो एक बड़ा कंसर्न है उनका। ये साफ तौर पे कहना है रिपोर्ट में कि अभी जो मैनेजमेंट था कुछ बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ दिखा नहीं, और ये हमारा यहाँ पे कंसर्न है कि मैनेजमेंट कंट्रोल जो वैसा का वैसे ही रहेगा, भले ही यहाँ पे जापानीज फाइनेंशियल जरूर आ जाए। साथ ही कुछ और चीज़ें इनका कहना है कि जो सबसे बड़ा फायदा अगर इस डील में किसी को होगा तो वो होगा एसबीआई बैंक। इसके साथ इन्होंने कहा है कि
एक्सिस बैंक हो, HDFC बैंक हो और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये तमाम जो बैंक है जिनका कुछ कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी है, वो एक वन टाइम गेन हासिल कर पाएंगे इस डील के जरिए। साथ ही यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली है उसने दो चीज़ें कही यहाँ पे। मॉर्गन स्टैनली का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस झेलने की ताकत क्षमता बैंक में नहीं है। उन्होंने कहा इक्विटी टियर 1 रेशो यानी कि जो रिस्क वेट एसेट है यहाँ पर, वो भी स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है और वैल्यूएशन भी हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे मान नहीं सकते। तो इसलिए जो ये लेवल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं वो एकदम ठीक है। ठीक, चलिए तो ये यस बैंक को लेकर के आप बताइए कि मतलब जो है 17 रुपये 15 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं ये मॉर्गन स्टैनले की तरफ से और इन्वेस्टेक की तरफ से, और यहाँ पर लोग उम्मीद लगाए हैं कि बड़ी रैली की। सर आप चलिए इनको अगर हम छोड़ भी दें जो मॉर्गन स्टैनले या इन्वेस्टेक को, लेकिन क्या वाकई में मतलब इस तरह के लक्ष्य कहीं आप पचा पा रहे हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? अभी 20 रुपये के आसपास चल रहा है यस बैंक को लेकर के, अभी आपकी राय क्या होगी? जो बहुत सालों से एक ऐसी कंपनी थी, बैंक थी, जो एक बड़े अच्छे प्रमोटर्स को वेट कर रहे थे, वो अभी शायद सच हो चुका है। मैं जो पॉइंट्स जो दोनों ब्रोकर हाउसेस ने जो रेस किया है मैं उससे मानता हूँ, बट जिस तरीके से जो नया प्रमोटर आ रहा है सुमिटोमो, उनके पास वो कैपेसिटी है, ग्लोबल एक्सपर्टाइज कैपेसिटी है, और कैपिटल इंफ्यूजन जो बाहर से लेके आने का जो कैपेसिटी है वो भी शायद इनको हेल्प होगा। देखो अगले 1-2 महीने 3 महीने के अंदर कंपनी टर्न अराउंड नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि साल भर तक चाहिए एक नया प्रमोटर को यस बैंक को लेने के बाद, अप्रूवल्स मिलने के बाद, उसको जो चेंजेस लाना चाहता है वो सब चीजें लाने के लिए साल भर जाएगा। तो साल भर में शायद ये स्टॉक फिर से 15 या 17 रुपए पे आ सकता है, जो उनके टारगेट है वो शायद अचीव भी हो जाए। बट जिस तरीके से पेशेंस लेके 4-5 सालों से जो इन्वेस्टर्स वेट किए, शायद इसका प्लान जो रेजोल्यूशन प्लान बना था 2020 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके पेशेंस लेके खड़े हैं। अच्छे प्रमोटर्स हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर किसी का व्यू अभी भी है तो होल्ड कीजिए। फ्रेश बैंक तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, बिकॉज लोगों ने फ्रेश बैंक के नाम पे बहुत एक्युमुलेशन कर लिए हैं। एवरेज कॉस्ट शायद 35-40 के आसपास हो चुका है उनका, और मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। और सुमिटोमो इज ए ग्रेट ग्लोबल बैंक, they will obviously change the story of S Bank। टर्नअराउंड स्टोरी है, बट साल 2 साल के हिसाब से सोच के ही इसमें होल्ड करना चाहिए। ठीक सर, ये बात तो रही यस बैंक को लेकर के। अब आखिरी कंपनी पे आते हैं। हर्ष बताइए आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? ठीक है सर, आपकी कंपनी जो है वो मनापुरम फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 260 रुपये का टारगेट दिया है। अब इनका कहना है कि प्रोविजन से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे टारगेट जो है मिस हुए हैं, 10% के टारगेट्स यहाँ पे मिस होते हुए दिखे हैं। साथ ही यहाँ पे जो लोअर मार्जिन है और जो खर्चे बढ़ते हुए दिखे, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे होता हुआ दिखा है। गोल्ड सेगमेंट में मजबूती देखने को मिली है और इनका मानना है कि जो FY26 है उसमें 20% की ग्रोथ सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। हाउसिंग सेगमेंट में लगातार मजबूती बनी हुई है, और साथ ही इनका कहना है कि एक जो चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कि जो अपने ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसमें अपने पोर्टफोलियो में 10% की कटौती कर सकता है आने वाले दिनों में। जी चलिए, तो मनापुरम फाइनेंस एक और कंपनी जिसपे कि लक्ष्य निकल के आ रहा है CLSA की तरफ से 260 का। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और इस बीच एक कंपनी अभी बाकी है और वो थोड़ा सा, इतनी सारी खबरें, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, कई बार गलती हो जाती है। और सर 260 रुपये का लक्ष्य निकल के आ रहा है CLSA की तरफ से, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बीच में अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिली थी, अभी जो है मनापुरम फाइनेंस ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, आधे फीसद की मजबूती, 230 का भाव, 30 रुपये ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखो जिस तरीके से NBFC सेक्टर में मैं बुलिश हूँ, वो हिसाब से मुझे लगता है कि मनापुरम हो, L&T फाइनेंस हो या कोई भी NBFC हो, मुझे अच्छा मोमेंटम लग रहा है साल भर के व्यू के हिसाब से। बट अगेन मनापुरम इज मेजरली फोकस्ड ऑन गोल्ड लोन, और जिस तरीके से लास्ट रिसेंटली 3 महीने 4 महीने से गोल्ड जो बढ़ा हुआ है वो शायद बेनिफिटेबल था अभी, बट अगर मुझे लगता है कि आगे जाके उतना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग गोल्ड में आएगा नहीं, तो आई थिंक वो बेनिफिट यहाँ पे उनको वैल्यूएशन के हिसाब से मिलेगा नहीं। डिसेंट कंपनी है, बट रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स तो ठीक ठाक नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ उसके ऊपर। बेस्ट लेवल तो ये लेवल मैं एडवाइज नहीं करूंगा लेवल, मगर 200 के आसपास अगर कोई भी रीजन से स्टॉक आता है तो शायद वहां पे फ्रेश बाइंग एडवाइस करूंगा मेरे हिसाब से। जी चलिए, आखिरी कंपनी आज की जो है अब लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए आज आखिरी कंपनी कौन सी होगी? बिल्कुल सर, आखिरी कंपनी जो है वो डॉक्टर रेड्डीज है, और बहुत शानदार नंबर्स रहे हैं, लेकिन स्टॉक जो है शायद अमेरिका से जहाँ से खबर आ रही है उड़ती हुई कि
फार्मा के ऊपर कुछ टैरिफ को लेकर ऐलान हो सकता है, शायद उसका इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन देखिए यहाँ पर नोमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 1575 के यहाँ पे टारगेट दिए जा रहे हैं। अब इनका कहना है कि जो नंबर्स हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें एबिटा की बात करें तो यहाँ पर 12%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 33%, इस तरह के जंप देखने को मिले जो कि पूरे तमाम तरह के जो एस्टिमेट्स हैं उसको बीट करते हुए दिखे। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, अब यूरोप की बात करें, रशिया की बात करें, तमाम जगहों से बहुत अच्छा जो बिजनेस है वो जनरेट होता हुआ दिखा है। और इसीलिए जो गाइडेंस है यहाँ पर दी जा रही है FY26 के लिए कि ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में आ सकती है यहाँ पे, और एबिटा मार्जिन भी जो है 25% पे पहुँचता हुआ दिख सकता है। और इसीलिए उन्होंने ये जो टारगेट है वो 1575 का दिया है। 1575, 1193, 1194, 3% ऊपर। इंट्राडे हाई से थोड़ा सा फिसला जरूर है लेकिन मोमेंटम में है। सर डॉक्टर रेड्डीज फार्मा पे इधर हमने अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है सर हाल फिलहाल में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के? अभी देखो, डॉक्टर रेड्डी से ज्यादा अपने को फार्मा एज ए सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे हर्ष ने बताया मुझे अभी कि ट्रम्प साहब से कुछ ना कुछ तो ये फार्मा के ऊपर अपडेट्स शायद ये वीक में आजकल में आने वाले हैं, तो वहां पे शायद एक कंसर्न रहेगा। बट मुझे मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ट्रम्प फार्मा को थोड़ा सा कंसेशन रेट ही देके दिखेगा, बेनिफिट ही आएंगे, ज्यादा कंसर्न उस पर आएगा नहीं। बट अगेन इट्स अनसर्टेनिटी कि कभी आ सकता है, क्या आएगा कैसे आएगा पता नहीं। बट वेन एवर देयर इज ए पॉजिटिव एक्शन टेकन अगेंस्ट चाइना, मतलब जिस तरीके से यूएस और चाइना के बीच में डील हुआ है, तो वॉट एवर हैपन्स पॉजिटिव टू चाइना विल बी नेगेटिव फॉर इंडिया। मुझे लगता है कि फार्मा में वही एक रीजन से आज शायद इंटरडे के हिसाब से वो थोड़ा सा नेगेटिव एक्शन में आया। बट अगर किसी को फार्मा एज ए सेक्टर टैरिफ को थोड़ा सा अलग रख के हम लोग सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और लुपिन, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेना ही चाहिए, एवरी डिप पे लेना चाहिए। ऐसी बड़ी कंपनियां फिर से बनेंगी नहीं। जिस तरीके से टैरिफ आ रहा है तो ऑब्वियसली ठीक है, वो वॉलेटिलिटी में झेलना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम रिपोर्ट्स लेकर के आने के लिए, जहां पर नतीजे भी हैं, खबरें भी हैं, तो बहुत कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। इन चारों शेयरों पे निगाहें रहेंगी और हमारे दर्शकों को भी निगाहें रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रोकर बोले में फ़िलहाल के लिए इतना ही।